हेलो सक्षम मान्याज, आपका आपके सक्षम एस एकेडमी में स्वागत है। मैं विमलेश सर। आज थर्मोडायनामिक का पार्ट 2 काफ़ी दिन से बच्चे बोलते हुए बेचारे कब से बोल रहे सर तैयार करो, सर हमको लेक्चर चाहिए। वो जो था पार्ट केमिस्ट्री के लिए भी था और फिजिक्स के लिए भी सेम था वो पार्ट, ठीक है। वहाँ तक का पार्ट हम लोग अभी फिजिक्स के लिए पार्ट 2 जा रहे हैं। बस में एक टॉपिक कवर नहीं किया है, वो है जीरो लॉ, ठीक है। जीरोथ लॉ, तो जीरोथ लॉ क्या बोलता है याद रखो। तीन बॉडी लेने का, ठीक है। अगर तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब तीनों का टेम्परेचर अगर सेम है, ऐसा मत बोलो। पहले बोलो ए बॉडी जो है वो सी के बराबर है और कोई बी बॉडी है वो भी सी के बराबर है। मतलब क्या बोल दिया, कोई दो बॉडी किसी तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब वो दोनों बॉडी ए और बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। जीरोथ लॉ बोलता है। तो बस उतना आपको देखना रहता है। हम लोग मेन आज से आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट लॉ से, और यहीं से डेरिवेशन करते करते पूरा एक ही लेक्चर में पूरा खत्म करेंगे हीट टू सम। मैं ना एक्चुअली एनिमेटेड वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा बोर्ड एग्जाम की वजह से, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बोर्ड पे ही सिखा रहा हूँ। वरना आधा काम तो हुआ है, एनिमेटेड बना रहा था क्योंकि इसमें इंजन सब आने वाला है ना, तो एनिमेशन से सिखा रहा, तो वहां से आपको अच्छा समझ में आता। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। थेरीज में भी समझा दूंगा, अच्छा समझाऊंगा, बने रहो बस लास्ट तक। सबसे पहला फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमको पहले वर्क डन निकालना होगा और लास्ट में इसका स्टेटमेंट आएगा। सबसे पहले ये तो जान लो आप लोग कि ये जो लॉ है, दिस लॉ गिव्स द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द हीट एंड वर्क। हीट जो हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे और जो वर्क डन करेगा सिस्टम, इन सब के बीच के भी जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो प्रोवाइड करने का काम करेगा। कंसिडर, ये कंसिडर आपको पूरे चैप्टर में सब जगह लिखना रहेगा, और इतना डायग्राम आपको सब जगह, मतलब जितना कंसिडर लिखना ना आपको हर टॉपिक में लिखना है, आपको हर टॉपिक में कंसिडर और थर्मो। आगे से नहीं लिखूंगा, अगले डेरिवेशन में कंसिडर नहीं लिखूंगा, ये सेम आपको कॉपी पेस्ट करना रहेगा। आप इसे ध्यान से समझ लो क्या लिखने का। कंसिडर अ थर्मोडायनामिक सिस्टम व्हिच कंसिस्ट ऑफ एन आइडियल गैस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर। सिलेंडर में भरा हुआ आइडियल गैस विथ मूवेबल मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। पिस्टन मूव कर सकता है, मासलेस रहेगा और फ्रिक्शनलेस रहेगा। इनिशियल वॉल्यूम को वी आई मानने का, फाइनल वॉल्यूम को वी एफ, चेंज इन वॉल्यूम को डी वी। इसके ऊपर जो एरिया होगा हमारे इस पिस्टन का, जो एरिया है ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला समझ में आ रहा है क्या। इस एरिया की वैल्यू ए लिख दिया। सराउंडिंग जो इस प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो पी है, और जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो एफ है। और फोर्स का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, देखो सिंपल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। तो यहाँ से आप लोग पी इंटू ए किसकी वैल्यू मिल जाएगी, फोर्स की। अब सवाल ये कि सर आपने फोर्स क्यों निकाला, मुझे तो निकालना है वर्क डन। तो मैं क्या लिखूंगा, द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय पिस्टन, द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय पिस्टन। तो पिस्टन जो भी बच्चा हमारा वर्क डन करेगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सिंपल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चाहिए तो यहां लिख देना टू डिस्प्लेस बाय डी एक्स, टू डिस्प्लेस बाय डी एक्स। कितने से डिस्प्लेसमेंट करने वाला है वो, डी एक्स से। ये वैल्यू लिखेंगे तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स के प्लेस पे आप लोगों को लिख देना है पी इंटू ए डी एक्स। समझना है क्या, क्या लिख देना है, पी इंटू ए डी एक्स। बट एरिया इंटू डिस्टेंस, मतलब जो पोजीशन चेंज हो रहा है वो ये बराबर होता है चेंज इन वॉल्यूम के। किसके बराबर होता है, चेंज इन वॉल्यूम, जिसको हम लोग डीवी से लिख रहे हैं, ये है चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। या फिर छोटा वॉल्यूम के बराबर होता है, ठीक है। छोटा सा वॉल्यूम बोलोगे तो भी चलेगा। तो डी डब्ल्यू का वैल्यू क्या मुझे मिल गया, पी डी वी। क्या मिल गया मुझे, पी डी वी। अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना होगा, यहां से टोटल वर्क डन की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, टोटल वर्क डन। तो करना होगा आपको ऐसा इंटीग्रेशन, total work done to change volume from VI to VF। हमारा वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, VI से VF। तो आपको इंटीग्रेशन करना होगा DW का, इंटीग्रेशन ऑफ PdV, लिमिट लगाना होता है VI से लेकर VF तक, ठीक है। पहले इतना देखो, नोट डाउन करो, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लोग इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मालूम होगा, मेरा वीडियो आप लोग हर वीडियो देख रहे हो तो आपको इंटीग्रेशन भी मालूम चल गया होगा। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी का, ऐसे आप लोग पी डी वी का वी हो, पी बाहर आएगा और डी वी का क्या होगा, वी। और लिमिट है इसका वी आई से लेकर वी एफ तक। तो इसको आप लोग चाहोगे तो ऐसा लिख सकते हो, वी एफ माइनस वी आई। तो वर्क डन का हमारे पास ऐसा कुछ फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है, वी एफ माइनस वी आई। इसको आप शॉर्टकट में ऐसा भी लिखते हो, पी डेल्टा वी,
ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम के साथ में ये अलग अलग पैटर्न है वर्क डन का, तो ये चीज होता है। और लास्ट में आप लोग को इतना मालूम हो जाएगा कि जब भी हम लोग किसी भी सिस्टम को हीट देंगे, किसी भी सिस्टम क्या देंगे हम लोग, हीट, वो इक्वल टू होता है वर्क डन के, और साथ में कुछ ना कुछ उसकी एनर्जी चेंज होती है। समझ में आ रहा है क्या? अरे देखो ना, कुकर को गैस पर रखा, मैं इसको गर्म करूंगा तो सीधा वर्क डन कर लेगा, सीधा सीटी बचता है क्या? नहीं ना, पहले थोड़ा धीरे धीरे गर्म होगा, तो ना गर्म होगा मतलब धीरे धीरे इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। मतलब जब मैं हीट दूंगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगा, और क्या होगा, वर्क डन। तो ये स्टेटमेंट है हमारा असली स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ का। क्या स्टेटमेंट बुक में देखते क्या कुछ सिंपल वाला है क्या? और नहीं है तो मैं ही लिखवाऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, नहीं मैं ही लिखवाता हूं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, व्हेन heat is given to the system, given to the system, it is get converted, it is get converted into internal energy, internal energy and does work done, does work on सराउंडिंग। बस यही चीज लिख देना आपको, ठीक है। सिंपल में एक चीज और, यही स्टेटमेंट लिखा ना, उसी का मतलब है। आप लोग इसमें एक चीज और लिख सकते थे, द हीट एडेड टू द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड द वर्क डन। ये स्टेटमेंट भी आप लिख सकते थे। देख लो, आगे बढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट लॉ यहाँ पे खत्म होता है। चलो अगला टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो हमारे पास थर्मोडायनामिक प्रोसेस के 7 टाइप है। इसमें पहला आता है रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, ठीक है। दूसरा हम लोग इसमें स्टडी कर सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तीसरा की बात करेंगे तो आइसोकोरिक प्रोसेस, और बात करेंगे हम लोग तो आइसोबेरिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट जिसमें रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। एडियाबैटिक प्रोसेस, मतलब कोई भी हीट का एक्सचेंज ही नहीं होगा। 6 फ्री एक्सपांसन, आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मारामारी नहीं होगा इसके लिए। और 7वां हम लोग देख लेंगे साइक्लिक प्रोसेस। आपके ऊपर ये पहले या बाद में, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो 3 प्रोसेस तो आपको बुक में से टिक करना रहेगा बच्चा। टेक्स्ट बुक निकालोगे, मेरे पास अभी आपका टेक्स्ट बुक नहीं है तो एग्जैक्टली लाइन भी आपको बोलता, लेकिन डेफिनेशन समझेगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रिवर्सिबल बता रहा हूं, ठीक है, और पीवी डायग्राम भी आपको बनाना होता है, ठीक है। पीवी डायग्राम के साथ ये सब चीज बता रहा हूं। रिवर्सिबल उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसको हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में रिट्रेस कर सकते हैं। मतलब ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसको रिवर्स डायरेक्शन में रिट्रेस किया जा सकता है, उसको हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम बना होगा, ऐसा वाला डायग्राम, ठीक है। उस डायग्राम के जस्ट नीचे उसका डेफिनेशन मिलेगा आपको, समझ में आएगा। द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस व्हिच कैन बी रिट्रेस इन द रिवर्स डायरेक्शन इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल का अगले पेज पे आपको मिलेगा, अगले पेज पे, वहां पे आपको ऐसा डायग्राम बना रहेगा, यहां से तो आएगा और यहां से सीधा जाएगा, ठीक है। ऐसा डायग्राम उसके नीचे लिखा है, आपको मिलेगा अगले पेज पे टेक्स्ट बुक में। क्या लिखा रहेगा, द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस व्हिच कैन नॉट बी रिट्रेस इन द रिवर्स डायरेक्शन, जिसको रिवर्स डायरेक्शन में हम लोग नहीं ला सकते, वो इरिवर्सिबल। अच्छा फर्क देखो पीवी डायग्राम में, इसके अंदर जाने का पाथ और आने का पाथ सेम है, मतलब इसी रास्ते से जाएगा और इसी रास्ते से आएगा। तो पीवी डायग्राम आपको बना देना और लिख देना है द पाथ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन क्या बोलते हैं। अब बुक में देखना स्टेटमेंट मिलेगा कि जाने का रास्ता और आने का रास्ता दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन का पाथ और रिवर्स डायरेक्शन का पाथ एक ही रहता है। इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन का पाथ, रिवर्स डायरेक्शन का पाथ एक नहीं होता। और ये डायग्राम आपको बना देना है, टेक्स्ट बुक से अच्छा देख के लिखोगे, एकदम अच्छे से आंसर लिखोगे तो आपको ये, चलो ये हो गया रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। फ्री एक्सपांशन की बात करेंगे तो ऐसा एक्सपांशन जो बहुत अचानक से हो रहा है, इससे टायर फट गया, ब्लास्ट हो गया, बलून में हवा रहता है अचानक से फट गया, ठीक है। अचानक से होने वाले रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं फ्री एक्सपांशन। ये एडियाबैटिक एक्सपांशन ही होता है। ये कैसा एक्सपांशन होता है, एडियाबैटिक एक्सपांशन। तो बुक का 5-6 पेज आपको पलटी करके निकालना होगा, ठीक है। द एक्सपांशन आर एडियाबैटिक एक्सपांशन एंड देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग एंड देयर इज नो वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड सराउंडिंग।
मतलब ऐसा एक्सपांशन जिसके अंदर ना हीट एक्सचेंज होगा ना तो वर्क डन होगा, क्योंकि हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तो Q का वैल्यू 0, वर्क डन नहीं होगा तो W का वैल्यू 0। तो अगर आप लोग इसको फर्स्ट लॉ के फॉर्मूले में पुट करते हो, फर्स्ट लॉ भूले तो नहीं हो ना, Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू वाला फॉर्मूले में Q का वैल्यू 0, डेल्टा यू ऐसे ही है, W का वैल्यू 0, तो डेल्टा यू का वैल्यू भी क्या मिल रहा है, मतलब इंटरनल एनर्जी जो चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू भी 0 आ रही है। ये चीज आपको बना लेना है, क्योंकि ये एकदम अचानक से हो रहा है, इसलिए इसको पीवी डायग्राम पे प्लॉट नहीं किया जा सकता। स्टेटमेंट बच्चा बुक में से देख के अच्छे से लिखोगे, जो चिल्ला रहा हूं वही मिलेगा आपको। नेक्स्ट आता है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस उसको बोलते हैं जो जिसका इनिशियल पाथ, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होता है। द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट इज सेम। ठीक है, मतलब ऐसा गोल घूम के गया वापस वहीं आ गया, मतलब पानी था, पानी को मैंने ठंडा करके बर्फ बना दिया, बर्फ को वापस कुछ गर्मी देने से वापस पिघल के वहीं पे आ गया, मतलब घूम के गया वापस वहीं आ गया। साइक्लिक का डायग्राम तो ये डायग्राम, इधर से आया इधर से वापस आ गया। इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट क्या होता है इसका, सेम। साइक्लिक साइक्लिक प्रोसेस कहीं ना कहीं रिवर्सिबल होता है। ठीक है, अच्छा मान लो मैंने पानी को ठंडा किया था, वापस वो गर्म भी तो हो गया, पानी वापस, पानी पहले बर्फ बना, फिर बर्फ वापस पानी बन गया, मतलब इसमें इंटरनल एनर्जी कहाँ चेंज हुआ, मतलब साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू का वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, 0। डेल्टा यू अगर 0 होगा तो क्यू का वैल्यू क्या मिलेगा, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के हिसाब से। क्यू इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, हटा दो डब्ल्यू, मतलब जितना का जितना हीट हो गया पूरा का पूरा हीट कन्वर्ट हो जाएगा वर्क डन के अंदर। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर द हीट गिवन टू द सिस्टम इज कंप्लीटली गेट कन्वर्टेड इनटू द वर्क डन। देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम होता है। अगर टेक्स्ट बुक में नहीं भी आपको देखना है तो जो मैं बोल रहा हूँ चिल्ला के आप लोग सुन के लिख लेना है बच्चा, इतना आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलो देखो 3 टाइप हो गया, साइक्लिक हो गया, पीवी डायग्राम इसका बना के देखो दिखाया ये वाला। ठीक है, देखो ये डायग्राम में फर्क है, ये ऐसा सीधा जाएगा सीधा, और ये वाला ऐसा कर्व बन के जाता है। तो पीवी डायग्राम भी आपको बनाना होता है जिसके अंदर एक पे वॉल्यूम लिख देने का, एक पे प्रेशर, मतलब ऐसा ग्राफ जिसके अंदर प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन दिखाते हैं उसको पीवी डायग्राम बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, डेरिवेशन सब रहेगा। टॉपिक पे अच्छा आते हैं हम लोग, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसो मतलब सेम होना, थर्मल मतलब टेम्परेचर की बात कर रहा है, मतलब ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, देखो द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, डायनामिक प्रोसेस in which temperature remains constant, temperature remains constant, टेम्परेचर जिसके अंदर कांस्टेंट रहेगा is called isothermal प्रोसेस। उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। और पूरा कंसिडर बच्चा कॉपी पेस्ट करोगे आप लोग, सेम बच्चा रिक्वेस्ट है आप लोग से कि डायग्राम वायग्राम कंसिडर से सब कॉपी पेस्ट करोगे। ठीक है, मैं आपको डेरिवेशन बता रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम बचाना है हमको ना, तो कंसिडर आपको सेम लिखना है, वही आइडियल गैस में रखा, पिस्टन है, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, प्रेशर, एरिया, सब कुछ सेम लिखना है, सेम टू सेम। तो क्या लिखता हूं मैं, वर्क डन बाय पिस्टन, वर्क डन बाय पिस्टन। तो वर्क डन का बच्चा हमारे पास फॉर्मूला क्या है, dw इज इक्वल टू pdv। ठीक है, टोटल वर्क डन निकालेंगे सेम जैसा पहले ही किया था, टोटल वर्क डन टू चेंज वॉल्यूम फ्रॉम, अच्छा इसमें एक चीज और लिखना, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर, नीचे वाले लाइन में लिखना, चेंज इन टेम्परेचर। देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, मतलब डेल्टा टी का वैल्यू क्या आएगा इसमें, 0, क्योंकि इंटरनल एनर्जी भी, अच्छा हाँ इंटरनल एनर्जी भी का वैल्यू भी क्या लिख दोगे, 0, कि जब टेम्परेचर ही नहीं चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी का वैल्यू भी क्या आएगा, 0, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी 0 होती है, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती है। ठीक है, ये चीज भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चा, रिक्वेस्ट है कि नीचे लिखना है, ये सब नीचे नीचे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो चेंज द वॉल्यूम फ्रॉम VI टू VF, तो याद होगा आपको इंटीग्रेशन लगाने का और लिमिट लगाने का, यहाँ पे VI से लेकर VF तक, ये इंटीग्रेशन आपने कहीं तो किया था पहले भी। ठीक है, अब यहाँ से मुझे P की वैल्यू रखेंगे, देखो बट PV इज इक्वल टू nRT, सुना है कि नहीं, अरे भाई आइडियल गैस लिया था ना, इसमें आइडियल गैस का इक्वेशन लगाए, यहाँ से P की वैल्यू बताओ क्या आएगा, nRT अपॉन V, ये P की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो क्या मिलेगा मुझे, dw का इंटीग्रेशन तो w आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ p को हटा के बच्चा क्या लिखूंगा मैं, nRT अपॉन कैपिटल V,
और यहाँ पे हो गया dv लिमिट vi से लेकर vf तक। इसमें से nRT कांस्टेंट बाहर आ गया, बच गया 1/v dv लिमिट vi से लेकर vf तक। अभी हम लोग जब स्ट्रक्चर आइटम पढ़े थे तो उसमें आया था 1/x dx। 1/x dx का इंटीग्रेशन सब लोग जानते हैं क्या होता है, log x nRT log ऑफ v, जिसे log x लिखते हैं, यहाँ पे तो v है 1/v dv का log v, याद रखना है नेचुरल लॉग है, लिमिट है vi से लेकर vf तक, तो वैल्यू क्या आ गया nRT, ठीक है। फिर बाद में क्या लिखने का, नेचुरल लॉग, ठीक है, ये ln है, नेचुरल लॉग ln, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है, इस v को हटा के एक बार अपर लिमिट अपॉन इस v को हटा के एक बार लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट करने का जब लॉग रहेगा तो लॉग नहीं रहता है तो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। ये लिमिट का रूल है इंटीग्रेशन का भाई, ठीक है, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन लॉग है तो डायरेक्टली लिखने का अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट। अब आप इस नेचुरल लॉग को हटाओगे तो 2.303 nRT सिंपल लॉग बनेगा जो आप लोग बुक में देखते हो, vf अपॉन vi। ये वैल्यू आपको किसका मिलता है, वर्क डन का, किसका वैल्यू मिलता है, वर्क डन का। अगर आप लोग चाहोगे तो इसको vf अपॉन vi को हटा के, समझ आ रहा है क्या, आप क्या लिख सकते हो, देखो ना pv, अच्छा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है ना प्रेशर वॉल्यूम का, तो pi अपॉन pf भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला 2.303 nRT लॉग ऑफ पी आई अपॉन पी एफ भी लिख सकते हैं। तो इसमें वर्क डन का वैल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस में ये आता है, हर प्रोसेस में वर्क डन का वैल्यू अलग अलग आएगा और हर एक में आपको वर्क डन का वैल्यू निकालना है। कुछ समझ में आ गया ये। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स की पहले लॉ की हेल्प से Q इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पे डेल्टा यू का वैल्यू तो 0 है तो बराबर डब्ल्यू आ रहा है, मतलब Q इक्वल टू क्या आ रहा है, डब्ल्यू। तो ये चीज आपको लिखना है और लास्ट में लिख देना कंक्लूजन। मतलब क्या दिखाई दे रहा है आपको कि आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होता है, मैं जितना भी हीट देता हूं पूरा का पूरा कन्वर्ट होता है वर्क डन में। क्या लिखना, हेंस इन आइसोथर्मल प्रोसेस द हीट गिवन टू द सिस्टम इज कंप्लीटली गेट कन्वर्टेड इनटू द वर्क डन। चलो आगे बढ़ेंगे, देख लो, ठीक है। हाँ एक चीज और, इसका पीवी डायग्राम अच्छा नहीं बना है, पीवी डायग्राम आप लोग अच्छे से बना लेना है। इस पे आप लोग वॉल्यूम को रख देना, इस पे आप लोग प्रेशर को रख देना, क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ना तो वॉल्यूम ही कांस्टेंट है ना तो प्रेशर ही, तो क्योंकि कुछ भी कांस्टेंट नहीं है तो ग्राफ को ऐसा बना देना। अब एरो वैरो देने की जरूरत नहीं कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, आपको उससे लेना देना नहीं है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। पीवी डायग्राम की बात करेंगे तो ऐसा आपको बनाना है। क्यों ऐसा बनाना है, कि ना तो इससे प्रेशर कांस्टेंट ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट, तो कुछ भी कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, इसके अंदर ही अगला टॉपिक की बात करेंगे हम लोग। तो आइसोथर्मल हो गया, अब कौन सा देख लेते हैं, आइसोबेरिक देख ले, कोई भी देखो आगे पीछे होगा, कोई दिक्कत नहीं, मारामारी की बात नहीं है। एक तो ये गंदा हो जाता है तो ब्लैक दिखने लगता है। चलो नेक्स्ट मैं कौन सा बताने जा रहा हूं, आइसो, चलो बेरिक ही देख लेते पहले, आइसोबेरिक प्रोसेस, कोई भी आगे पीछे चल सकता है। तो डेफिनेशन क्या लिखूंगा, द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच, क्या बोल दिया, द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स constant is called isobaric process। इसके अंदर किसकी वैल्यू कांस्टेंट है, प्रेशर का वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है। उसके बाद बच्चा कंसीडर की पूरी कहानी आपको सेम डायग्राम सहित बनाना होता है। आपसे रिक्वेस्ट है ये चीज आप लोग पिछला वीडियो देख के, मतलब पिछला टॉपिक देख के आप लोग करोगे, ठीक है। अच्छा अब हमको क्या करना है, इसके अंदर पीवी डायग्राम भी यहीं पे बना लेता हूं, इस बार इसका पीवी डायग्राम पहले बना लेता हूं। इसमें क्या कांस्टेंट है बच्चा मुझे बताओ, प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर कम ज्यादा नहीं होगा। इस पे देखो वॉल्यूम होता है, इस पे होता है प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट होने का मतलब ये ग्राफ ऐसा जाना चाहिए, हॉरिजॉन्टल। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्टिकल बनाने का, प्रेशर कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल ग्राफ बनाने का। देखो ना, अरे प्रेशर कांस्टेंट मतलब ये प्रेशर चाहे वॉल्यूम यहाँ पे कुछ भी रहे, प्रेशर इतना था।
आगे वॉल्यूम चेंज होगा तो भी प्रेशर उतना ही है, मतलब यहाँ पे प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। आपको ये चीज ध्यान रख लेना है बच्चा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। मुझे यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट मिलेगा, तो निकालो सबसे पहले वर्क डन का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ वर्क डन, द वैल्यू ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन का वैल्यू मैं क्या जानता हूं, W इज इक्वल टू PdV। वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला क्या जानता हूं, वर्क डन इज इक्वल टू PdV। यहाँ पे मुझे एनर्जी की बात करेंगे, तो इसमें एनर्जी निकाल लें, आओ देख लेते कौन से टाइप में निकाल रहे हैं। ठीक है, हाँ एनर्जी की बात ही कर रहे, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, क्या हमारे पास P dV मतलब क्या, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो P दोनों के पास जाएगा, तो PVF माइनस PVI। याद रखना P के पास फाइनल इनिशियल नहीं लगाओगे, क्योंकि ये प्रेशर इसमें कांस्टेंट है, प्रेशर की वैल्यू इसमें क्या है, कांस्टेंट। अच्छा आगे आप लोग और सॉल्व करोगे तो आप लोग एक चीज जानते होंगे, बट क्या जानना चाहिए आपको कि PV इज इक्वल टू NRT होता है। PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT, नंबर ऑफ मोल एक ले लो तो RT हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर फाइनल होगा तो यहाँ पे फाइनल लगा दूंगा, और इनिशियल होगा तो यहाँ पे इनिशियल लगा दूंगा। समझ में आ रहा है, मतलब क्या चेंज कर रहा हूँ, PV को हटा के मैं RT लिखने जा रहा हूं, ठीक है। तो W का वैल्यू क्या मुझे मिलेगा, देखो P, अच्छा रे माय मिस्टेक, PV को हटाना है, क्या लाना है, RT। अच्छा फाइनल है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, फाइनल माइनस RT इनिशियल। PV का प्लेस पे RT, R कांस्टेंट वैल्यूज है। अच्छा P के पास फाइनल क्यों लगा, क्योंकि प्रेशर भी इसमें क्या है, कांस्टेंट। ये वैल्यू हमने रिप्लेस किया, दोनों में आप लोग कुछ कॉमन ले सकते हो R, तो क्या बचेगा TF माइनस TI, तो इसको चाहोगे तो RDT भी लिख सकते हो, मतलब वर्क डन का वैल्यू हमको क्या मिल रहा है, RDT। समझ में आ रहा है क्या। अच्छा द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, चैप्टर 3 में आया था ये, द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू का वैल्यू आप लोग ने निकाले थे वहां पे CVDT करके, ठीक है। इंटरनल एनर्जी में आपको मेयर्स रिलेशन चैप्टर नंबर 3 में आया था, मेयर रिलेशन, वहां पे आपने इंटरनल एनर्जी का ये वैल्यू पहली बार डिराइव किया था। समझ में आ रहा है क्या, ये वैल्यू फर्स्ट लॉ में रखा था जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम किया था, ऐसा कुछ डिराइव करते इक्वेशन 1 बनाए थे, मेयर्स रिलेशन में आया था ये, ठीक है। इंटरनल एनर्जी का वैल्यू, ये हमको W का वैल्यू मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। डेल्टा यू का वैल्यू CVDT और W का वैल्यू RDT। नंबर ऑफ मोल्स लगाते तो N लग जाता और कुछ फर्क नहीं है, दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, CV प्लस R बच गया, और यहाँ पे क्या हो गया DT, ये Q का वैल्यू है, और CV प्लस R किसकी वैल्यू होती है, CP की। CV प्लस R याद करो, CP माइनस CV इक्वल टू R, यही तो था मेयर रिलेशन। देखो ना अच्छा, देखो ना CP माइनस CV इक्वल टू क्या है, R, मेयर्स रिलेशन। या माइनस जब उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस, तो CV प्लस R। इसके प्लेस को मैं ऐसे लिखूंगा, बट यहीं पे लिखता हूं, बट दिस रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, Q इक्वल टू, ध्यान रखना ये इधर आएगा तो प्लस होगा, तो इस पूरे का क्या लिखने वाला हूं मैं, CP और ये पूरा DT, मतलब Q का वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, CPDT, मतलब जो हीट दे रहा हूं मैं इसको। अच्छा कंक्लूजन क्या लिखूंगा इसका, in isobaric process the heat given to the system is get converted into the internal energy as well as does the work done on the system, मतलब एनर्जी भी चेंज होता है और वर्क डन भी करता है, ये आपको बना लेना है। देख लो आगे बढ़ेंगे, देख लिए, चलो आगे। आइसोकोरिक प्रोसेस, ये सबसे सिंपल होने वाला है ये लोग में, और सबसे हार्ड उसके बाद आएगा एडियाबैटिक। हम लोग कौन सा देखने आ रहे हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। देखो वर्क डन का बोलोगे सर, पिछली बार आपने वर्क डन किया था तो PdV और इंटीग्रेशन वाला किए थे, अभी जो जस्ट पीछे वाला किए उसमें तो आपने इंटीग्रेशन वाला यूज नहीं किया, तो अलग अलग पैटर्न से सॉल्व किया गया है, टेक्स्ट बुक के वाइज हमको चलना है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है क्या, तो वर्क डन का वैल्यू देखो अलग अलग तरीके से निकला था। जब आइसो कौन सा किया था, थर्मल, तो इंटीग्रेशन वाला वर्क डन। जब आइसोबेरिक किए तो सिंपल वाला वर्क डन, मतलब PdV फाइनल माइनस इनिशियल वाला, उसमें इंटीग्रेशन लिया था हमने, और इसमें वो मीनिंग लगभग सेम ही होता है, लेकिन तरीका जैसा टेक्स्ट बुक बोलता है हमको वैसा फॉलो करना है। नेक्स्ट आइसोकोरिक प्रोसेस, डेफिनेशन क्या लिखूंगा, द
thermodynamic process in which volume of system remains constant is called isochoric process. ठीक है, सिंस वॉल्यूम इज कांस्टेंट, क्योंकि इसके अंदर बच्चा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। अरे डीवी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, सबको पता है, ठीक है। अच्छा, उसका क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो वर्क डन का वैल्यू क्या आएगा, वर्क डन W इज इक्वल टू क्या था, PdV, P dV का वैल्यू भी जीरो, मतलब वर्क डन का वैल्यू भी जीरो आ गया। मस्त है, वर्क डन का वैल्यू जीरो आ गया, इसमें डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, कंसीडर पूरा लिख लोगे आप, कंसीडर पूरी कहानी डायग्राम वायग्राम सहित आपको लिख लेना है। पीवी डायग्राम इसका बना लेता हूं मैं, पीवी डायग्राम। इसके अंदर क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है बच्चा, वॉल्यूम कांस्टेंट तो लाइन ऐसा वर्टिकल जाएगा, इस पे रहता है वॉल्यूम, इस पे रहता है प्रेशर, ठीक है। पीवी डायग्राम तो आपको इस टाइप से बना लेना है। वॉल्यूम कांस्टेंट देखो ना, प्रेशर यहाँ पे कम था, यहाँ का प्रेशर ज्यादा हो गया, लेकिन वॉल्यूम चेंज हुआ नहीं, तो पीवी डायग्राम आपको बना लेना होता है। आगे मैं बढ़ूंगा तो आगे क्या करना है, वर्क डन जीरो मिल गया, हाँ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो क्या वैल्यू आया था, देखो ना हम निकाले थे, डेल्टा यू इज इक्वल टू CVdt, याद है कि नहीं, थर्ड चैप्टर वाला मेयर रिलेशन वाला, CVdt डेल्टा यू की वैल्यू आ गई। देयरफॉर बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ डायनामिक्स क्या बोलता है, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W, Q इक्वल टू डेल्टा यू का वैल्यू CVdt प्लस W का वैल्यू इसमें तो जीरो है, मतलब Q इज इक्वल टू क्या बचा, CVdt। तो लास्ट में आपको कंक्लूजन ऐसा हेडिंग देके लिख लेना है बच्चा, अच्छे से लिखना है। और क्या लिखोगे, देखो ना, हीट दिया तो वर्क डन हुआ क्या, नहीं ना, सिर्फ कहां कन्वर्ट हुआ, एनर्जी में। मतलब समझो मैं चाय को गैस पे चढ़ाया और चाय को सिर्फ गर्म किया, बॉयल होने नहीं दिया, वेपर बनने नहीं दिया, सिर्फ चाय हल्का सा गर्म किया, देखो उसमें कैसा वेपर बन के बाहर नहीं आता है, हल्का चाय गर्म किया सिर्फ, तो सिर्फ गर्म हुआ, वो एनर्जी चेंज हुआ, ठंडा था बस गर्म हुआ, वेपर बन के बाहर नहीं आ रहा है, वो वाला केस है। तो स्टेटमेंट क्या लिखूं, कंक्लूजन, इन आइसोकोरिक प्रोसेस the heat given to the system is completely get converted into the internal energy and there is no work done by the system। आगे बढ़ेंगे हम लोग, चलो एक लास्ट बच गया हमारा डेरिवेशन टाइप वाले में, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो क्या लिखेंगे, द थर्मोडायनामिक प्रोसेस in which there is no exchange of heat। क्या बोल दिया, द थर्मोडायनामिक प्रोसेस in which there is no exchange of heat between system and surrounding is called एडियाबैटिक प्रोसेस। मतलब यहाँ पे कोई भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। अच्छा, क्योंकि हीट का एक्सचेंज नहीं होता, इसमें क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। अच्छा, उसके बाद कंसीडर की कहानी बच्चा खुद से आप लोग पूरा लिखोगे, खुद से मतलब आपको पहले जैसा था ना, कंसीडर, डेरिवेशन, डायग्राम, सब कुछ आपको सेम है। हाँ, पीवी डायग्राम मैं यहाँ बाजू बना लेता हूँ जगह बचाने के लिए। कैसा वैल्यू, छोटू सा बना रहा बाबू सा, प्रेशर वॉल्यूम, बस, इसमें कुछ भी कांस्टेंट तो है नहीं, हीट कांस्टेंट है, हीट का प्रेशर वॉल्यूम से लेना देना नहीं है। तो ऐसे ग्राफ बनेगा जैसा हमारा आइसो थर्मल में बना था, सेम डायग्राम है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे सिंस इट इज आइडियल गैस, कंसीडर लिखने के बाद करोगे। हाँ, तो पीवी बस एक बात लिखना है यहाँ पे, एडियाबैटिक इज इक्वल टू एनआरटी। पिछली बार सिर्फ पीवी लिखा था, यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस भी है ना, तो वॉल्यूम के ऊपर देखो ऐसे गामा आर को थोड़ा सा अच्छे से बनाना तो एडियाबैटिक बनेगा। मैं आर ही बनाता हूँ, आप लोग अच्छे से बनाना कैसे बना सकते हो। तो यहाँ से पी की वैल्यू निकालो, क्या मिलेगा, एनआरटी अपॉन वी पावर एडियाबैटिक। एक इसका वैल्यू मुझे मिल गया यहाँ से, पी का मुझे काम आएगा ना थोड़ी देर में, मुझे निकालना क्या है, वर्क डन। तो लिखूंगा मैं द वैल्यू ऑफ
वर्क डन, वर्क डन, तो वर्क डन का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ क्या, टोटल वर्क डन, आपको समझ में आएगा क्या, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV, ये होता है ना, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा, लिमिट कहां से कहां तक लिखने का, VI से लेकर VF तक, समझ में आ रहा है क्या, सिंपल वर्क डन का ये फॉर्मूला लिखा। P का वैल्यू को बच्चे ये निकाल ले, यहाँ पे रख लो, ये आइसोथर्मल प्रोसेस जैसा ही है लेकिन उससे थोड़ा सा हार्ड है। हार्ड इसलिए है क्योंकि इसमें V के पावर में एडियाबैटिक आ रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। रिप्लेस करो तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन, P को हटा क्या लिखने वाला हूँ, NRT अपॉन V पावर एडियाबैटिक, और यहाँ पे DV लिमिट VI से लेकर VF तक, NRT आ जाएगा बाहर, और ये जो पावर है इसको ले जाओ ऊपर। पिछली बार 1/V DV डायरेक्टली वो log x लिख दिया था, इस बार log x नहीं हो रहा है, ये अपॉन वाला वैल्यू जब ऊपर जाता है तो बनता है V पावर माइनस एडियाबैटिक DV लिमिट VI से लेकर VF तक। NRT बाहर आ गया और ये अपॉन से जब ऊपर गया तो पावर क्या हो गया, माइनस। अब आपको इंटीग्रेशन, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूं, इंटीग्रेशन x पावर n dx वाला फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, मतलब यहाँ पावर में जो भी रहेगा उससे 1 प्लस करने का और सेम चीज कहाँ लिखने का, नीचे लिख देने का। तो ये वाला वैल्यू सेम यहाँ लग गया, NRT पावर क्या बोल रहा है, V पावर माइनस एडियाबैटिक प्लस 1 माइनस एडियाबैटिक प्लस 1, क्या बोल रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पावर में जो भी रहेगा उसमें आपको 1 प्लस करना है और सेम पावर को नीचे, देखो ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। लिमिट भी हमारे पास VI से लेकर VF तक, क्या क्या बचा हमारे पास बताओ, NRT, इसको थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूं मैं, अरेंज कर रहा हूं मतलब प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में, तो क्या मिलेगा 1 माइनस एडियाबैटिक, 1 माइनस एडियाबैटिक, और क्या बच गया यहाँ पे बताओ, V पावर 1 माइनस एडियाबैटिक, लिमिट है VI से लेकर VF तक, लिमिट देखना यहाँ पे जंबल हो रहा है तो अलग अलग लिखना अच्छे से, ठीक है। अच्छा देखो NRT याद करो, देखो ये रहा, NRT याद करो किसके बराबर था, तो आप चाहोगे तो NRT को हटा क्या लिख सकते हो, PV एडियाबैटिक, NRT को हटा के क्या लिख सकते हो, देखो ना, PV एडियाबैटिक 1 माइनस एडियाबैटिक, और यहाँ पे आपके पास लिमिट क्या होता है, अपर लिमिट मतलब VF, बाकी सब कुछ सेम, अरे V को हटा के सिर्फ VF लिखो, लिमिट वो पावर वैसा का वैसा ही रहेगा, 1 माइनस एडियाबैटिक माइनस लोअर लिमिट VI 1 माइनस एडियाबैटिक, ये क्या कर दिया सर, इतना सब कुछ एक साथ, फिर से देखो, NRT को हटा के PV, बस फर्क है यहाँ पे एडियाबैटिक आ गया, और यहाँ पे क्या लग गया, अपर लिमिट, देखो इस V पावर वैसे का वैसा ही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है ना फिजिक्स में, अपन भाव नहीं देते, नॉन मैथ्स वाले बच्चे ना इंटीग्रेशन भाव नहीं देते, ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे वाट लगा रहे अपनी, ठीक है, इंटीग्रेशन आ रहा है ना, इंटीग्रेशन लिया, इसका इंटीग्रेशन पावर n वाला फॉर्मूला यूज किया, फिर बाद में अपर लिमिट VF माइनस लोअर लिमिट VI, अब क्या करना है, इसका आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है, समझ में आ रहा है क्या, ये लोग का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा दिखेगा आपको बताओ, जब अंदर जाएंगे ये लोग तो फाइनल वाले फाइनल बन जाएंगे, इनिशियल वाले इनिशियल बन जाएंगे, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो अंदर भेज दो, P को ऐसे रहने दो, P अपॉन 1 माइनस एडियाबैटिक, वैसे ही R मत लिखना, थोड़ा सा डिजाइन देना अच्छे से, तो जब इधर जाएगा तो क्या बनेगा, V एडियाबैटिक फाइनल, V एडियाबैटिक 1 माइनस एडियाबैटिक, क्या बोल दिया सर, V अब जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल बनेगा, और पावर में देखो एडियाबैटिक है इसके, और ये पूरी वैल्यू में वैसे का वैसे ही लिखा हूं, ये देखो ना अपने जगह पे है, बस इसको अंदर भेजा, बीच में क्या है माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, तो यहाँ पे बस I लगाना है, एडियाबैटिक VI 1 माइनस एडियाबैटिक। अब सॉल्व करो, देखो दोनों का नंबर सेम है तो पावर प्लस होता है, और पावर प्लस होगा तो प्लस एडियाबैटिक माइनस एडियाबैटिक कैंसिल हो गया, प्लस एडियाबैटिक माइनस एडियाबैटिक कैंसिल हो गया, अरे पावर प्लस ना होता है तो आपको क्या होगा, पावर प्लस होने का मतलब एडियाबैटिक प्लस 1 माइनस एडियाबैटिक, जो कैंसिल होगा तो बचा क्या 1, मतलब क्या बचा फाइनल में P अपॉन 1 माइनस एडियाबैटिक, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास VF माइनस VI, ठीक है, इतना सही वैल्यू आ रहा है वर्क डन का, ठीक है, क्या बच रहा है VF माइनस VI अपॉन 1 माइनस एडियाबैटिक, ये फॉर्मूला है हमारे पास वर्क डन का, एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन का देखो ये फॉर्मूला आता है, और आप लोग इसमें लगाओगे बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ अगर आप लोग अप्लाई करते हो तो फॉर्मूला क्या बनता है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, और Q का वैल्यू तो 0 है, अरे हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा ना, Q का वैल्यू क्या है 0,
डेल्टा यू ऐसे रहने दो और वर्क डन का वैल्यू क्या मिल चुका है आपको, P अपॉन 1 माइनस एडियाबैटिक, यहाँ शायद ना दिखे तो आप लोग सुन के लिखना VF माइनस VI, ठीक है। ये आप लोग इसको इधर लेके आ जाओ तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा मिलता, या बाद में पुट करते हैं, ठीक है। क्या मिलेगा, W इधर आ जाएगा या डेल्टा यू, तो आपको वर्क डन का जो वैल्यू है किसका होगा, माइनस डेल्टा यू के बराबर आपको मिलता है। वैल्यू चाहोगे तो यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो एक चीज क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एडियाबैटिक प्रोसेस में द हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट तो हीट तो है ही नहीं, हीट तो जीरो है, हीट तो गिवन क्या लेगा ही नहीं, एडियाबैटिक है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, कंक्लूजन द वर्क डन बाय द सिस्टम इज गेट कन्वर्टेड इनटू द इंटरनल एनर्जी, या फिर इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गेट कन्वर्टेड इनटू द वर्क डन। एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, भाई एनर्जी लगाएगा वर्क डन करेगा तो एनर्जी कम होगा ना, तो इसलिए माइनस लग रहा है। मतलब इन दोनों माइनस किलो का समझ में आएगा, अगर इंटरनल एनर्जी मैंने वर्क डन किया तो मेरी एनर्जी कम हो रही है तो माइनस, अगर मेरे सिस्टम ने वर्क डन किया मतलब माइनस वर्क डन होगा तो इंटरनल एनर्जी प्लस हो जाएगा, समझा क्या। तो ये चीज लिखना है, व्हेन वर्क डन व्हेन इंटरनल एनर्जी चेंजेस, ठीक है, देन वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग, ठीक है। तो आप लोग बुक से देख के लिखना सिंपल भाषा में, या हाँ बुक से देख के लिखना चाह, इसके स्टेटमेंट बहुत अच्छा लिखा है, वहां से टेक्स्ट बुक से आपको देख लिखना, 4 लाइन आपको कंक्लूजन आपको मिलेगा, ठीक है। कंप्रेशन करते हैं तो हीट बढ़ता है, क्या बोलते हैं, कंप्रेशन करेंगे तो हीट बढ़ता है, और एक रिफ्लेक्शन करते हैं मतलब एक्सपांसन करते हैं तो हीट कम होता है, सब कंक्लूजन आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज आपको वहां से देख के लिखना है। चलो आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हमारा हीट इंजन। अब हीट इंजन क्या है, एक ऐसा इंजन जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में या वर्क डन में कन्वर्ट करता है, समझ में आएगा। तो हीट इंजन का हम लोग डेफिनेशन क्या लिखेंगे, बच्चा आपको टेक्स्ट बुक निकाल लेना रहेगा, इसका डेफिनेशन आपको टेक्स्ट बुक से ही लिखना रहेगा, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक निकालोगे आप लोग सब लोग पहले, तो हीट इंजन का डेफिनेशन देखो मिलेगा, देखो मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, मेरे पास दूसरा बुक है तो इसमें से आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, अच्छे से टॉपिक निकालो आपको मिलेगा, प्रॉपरली अलग फॉन्ट में लिखा रहेगा, ठीक है। तो क्या लिखना रहेगा आपने, देखो सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे नहीं, हीट इंजन इज अ डिवाइस, ठीक है, विच कन्वर्ट्स द हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल वर्क, समझ में आ रहा है। ये हीट इंजन जो है वो मैकेनिकल वर्क में या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, उसको मतलब हीट को कन्वर्ट करता है, उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं हीट इंजन। पेट्रोल का इंजन, कार का इंजन, ये सब हमारे हीट इंजन में आते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ वर्किंग सब्सटेंस आएंगे, तो वर्किंग सब्सटेंस कौन कौन रहेगा हीट इंजन के अंदर, वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। अब वर्किंग सब्सटेंस मतलब कौन, जो जिसके से ये हीट इंजन काम करता है, तो पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, स्टीम पे चलने वाले इंजन के लिए स्टीम होता था, भाप पे चलते थे ना कोयले वाला इंजन, समझ में आएगा, तो वो इंजन हो गया। कोई इंजन है जो अदर सोर्स के ऊपर चलते हैं, तो हमारे पास फिलहाल स्टीम इंजन का जो वर्किंग सब्सटेंस है आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या दिखेगा अपने को, द वर्किंग सब्सटेंस कैन बी मिक्सचर ऑफ फ्यूल वेपर, टेक्स्ट बुक में मिलेगा, ऐसा हेडिंग है वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। द वर्किंग सब्सटेंस कैन बी मिक्सचर ऑफ फ्यूल वेपर, एयर इन अ गैसोलीन और डीजल इंजन और स्टीम इंजन, समझ में आ रहा है। एयर हो सकता है अलग अलग इंजन के लिए। द वर्किंग सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब हीट एंड डूज वर्क, वर्किंग सब्सटेंस उसको बोलते हो जो हीट को एब्जॉर्ब करता है और काम करता है। तो डेफिनेशन लिखना ये वाला क्या, ठीक है, इट इज द वर्किंग सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब हीट एंड डूज वर्क, वर्किंग सब्सटेंस से हीट को एब्जॉर्ब करता है, वर्क डन में उसको कन्वर्ट करने का काम करता है। अगर टेक्स्ट बुक में नहीं है तो सुन के आप लोग लिख सकते हो बच्चा। आगे बढ़ेंगे, हॉट रिजर्वायर एंड कोल्ड रिजर्वायर। अब देखो हॉट रिजर्वायर आ रहा है इसमें, हॉट रिजर्वायर वायर, और एक होता है कोल्ड रिजर्वायर। अब हॉट रिजर्वायर किसको बोलेंगे, तो ऐसा कंपार्टमेंट जिसके अंदर हीट का सोर्स होता है, मतलब हीट का जनरेशन वहीं पे होगा, समझ में आ रहा है क्या, जो हीट को प्रोड्यूस करेगा, इसी को हम लोग सोर्स भी बोलते हैं, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, सोर्स, और इसको हम लोग बोलते हैं सिंक, समझ में आ रहा है क्या। तो हॉट रिजर्वायर का मतलब ऐसा कंपार्टमेंट जो पूरे सिस्टम को, हमारे इंजन को हीट प्रोवाइड करेगा, हीट प्रोवाइड करने का काम किसका है, हॉट रिजर्वायर का, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं, ठीक है। इसका रिलेटिवली हाई टेम्परेचर होता है। और कोल्ड रिजर्वायर, जब ये हीट एब्जॉर्ब किया वाला हीट हॉट रिजर्वायर जब देता है इंजन को, और जो हीट बच जाता है, कुछ काम का नहीं रह जाता है, तो हीट बचा हुआ हीट रिजेक्ट होता है किसके पास, कोल्ड रिजर्वायर को। ये सबके सब ये हीट को सिंक कर लेता है, इसलिए उसको हम लोग सिंक भी बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन हमारे बुक से देखेंगे, द हॉट रिजर्वायर इज द सोर्स ऑफ हीट, इट इज एट द हाई टेम्परेचर and capable for providing large amount of heat
एट कांस्टेंट हायर टेम्परेचर, इतना लिखना है। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोर्स, हो गया। अब बारी कोल्ड की। द कोल्ड रिजर्वायर एब्जॉर्ब्स अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द वर्किंग सब्सटेंस एट कांस्टेंट लोअर टेम्परेचर इज कॉल्ड एज सिंक। समझ क्या, हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिंक। नेक्स्ट आता है सिलेंडर। अब सिलेंडर किसको बोलते हैं, जिसके अंदर पिस्टन होता है, इंजन मूवमेंट करता है। समझ में क्या, इंजन आप लोग एडवर्टाइजमेंट में देखना कभी, मूविंग ऑयल का आता है एडवर्टाइजमेंट, ऐसा कंपार्टमेंट होता है, इसके अंदर ऐसा गोला का पिस्टन रहता है इंजन में, वही पिस्टन हमारा ब्लॉक ऊपर नीचे क्या करता है, मोशन करता है। तो जब पिस्टन जिसके अंदर रखा होता है, पिस्टन होता है, वर्किंग सब्सटेंस जहाँ पे काम करते हैं, ये सब कंपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है, देखो, generally the working substance is enclosed in a cylinder with a moving frictionless and massless piston। नॉर्मली वर्किंग सब्सटेंस जो होता है वो कहाँ पे रखा होता है, सिलेंडर के अंदर होता है, जिसके अंदर मूवेबल, मासलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन होता है। आगे, द सस्टेन डूज वर्क बाय डिस्प्लेसिंग द पिस्टन इन द सिलेंडर एंड एनर्जी इज ट्रांसफर। समझ में आ रहा है क्या, वो जो सब्सटेंस है वो वर्क डन करता है, वर्क डन करने से पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगता है, पिस्टन क्या करता है, मोशन करता है, और जैसे पिस्टन मोशन करेगा वैसे हमारा इंजन का घूमना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं, हमारे पास इंजन के दो टाइप है। ठीक है, एक होता है स्टीम इंजन, जो भाप पे चलने वाले, कोयले पे चलने वाले इंजन थे वो वाला। ठीक है, इंजन जो होते थे उसमें ना भाप कहीं और होता था, कोयला कहीं और लगता जलता था, वहां पे पानी गर्म होता था, पानी के प्रेशर से वो इंजन चलने का काम करता था। ठीक है, वो हमारा स्टीम इंजन। और दूसरा आप लोग गैसोलीन इंजन तो देख ही रहे हो, पेट्रोल डीजल का। ठीक है, इसको जो स्टीम इंजन है ना, स्टीम इंजन, उसको एक्सटर्नल कंबशन इंजन बोलते हैं, क्योंकि उसमें आग कहीं और लगती थी, इंजन कहीं और चलता है। और हम लोग जब बाइक कार की इंजन की बात कर रहे हैं, वह इंटरनल कंबशन इंजन, मतलब उसके अंदर ही चलता है, वहीं पे हीट प्रोड्यूस होता है, वहीं पे काम होता है, सब कुछ एक ही जगह पे। एक्सटर्नल कंबशन में कंबशन कहीं और हो रहा है, इंजन कहीं और मोशन कर रहा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे इसका वर्किंग। आपको अगले पेज के ऊपर 1 2 3 करके पॉइंट मिलेगा आपको टेक्स्ट बुक में। ठीक है, वर्किंग सबसे पहला, द वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर एट हायर टेम्परेचर। जो वर्किंग सब्सटेंस है हायर टेम्परेचर पे जो है वो हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, कहाँ भेजेगा, इंजन के पास, जो उसको वर्क डन में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, द पार्ट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द वर्किंग सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। समझा, जो भी हीट एब्जॉर्ब किया गया, ठीक है, उसको कहाँ कन्वर्ट कर दिया जाता है, वर्क में। और जो बच गया रहेगा हीट है उसको कहाँ भेज देंगे, याद करो, कोल्ड रिजर्वायर। द रिमेनिंग हीट इज ट्रांसफर्ड टू द कोल्ड रिजर्वायर एट द लोअर टेम्परेचर। आपको इतना लिखना रहेगा। ठीक है, ऐसा ऐसा पीवी डायग्राम आपको बनाना रहेगा। पीवी डायग्राम नहीं बोलते, एनर्जी फ्लो डायग्राम बोलेंगे, एनर्जी फ्लो डायग्राम। ये देखो, ये बना दिया हमने हॉट रिजर्वायर। ठीक है, मतलब जो हीट प्रोवाइड कर रहा है, हॉट रिजर्वायर थोड़ा लंबा बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे होता है हमारा इंजन। अब इंजन ऐसा गोला सा नहीं दिखता है। ठीक है, ये यहाँ पे होता है हमारा क्या, इंजन। हॉट रिजर्वायर जो है पूरा का पूरा हीट किसको देगा, इंजन को देगा। अब इंजन क्या करेगा, उसको मेनली पार्ट जो है इंजन का, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा वर्क में। समझ में क्या, इंजन का जो मेन पार्ट है उसको कहाँ कन्वर्ट करेगा, वर्क में। लेकिन 100% कन्वर्जन नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट होता है। तो जो वेस्टेज वाला एनर्जी है वो भेज दिया जाएगा कोल्ड रिजर्वायर में। बस यही है उसका रिजर्वायर। समझ में क्या, यही है एनर्जी फ्लो डायग्राम। आपको ऐसा बना लेना होता है। देख लो, आगे बढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक है इसमें थर्मल इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। थर्मल इफिशियंसी मतलब कैसा, मैंने किसी इंजन को हीट दिया और उसको कितने का वर्क डन में कन्वर्ट किया। देखो, जैसे समझो मैं यहाँ पे 100% का हीट दिया किसी को, लेकिन 100% तो वर्क डन में कन्वर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो इंजन की क्षमता अलग अलग होगी। कोई इंजन 100% भी कर सकता है, समझ में आ रहा है क्या। तो उसकी जो एबिलिटी होती है, जितना हीट दिया और जितना को वर्क डन में कन्वर्ट किया, उन्हीं दोनों का रेशियो को हम लोग बोलेंगे थर्मल इफिशियंसी। सिंपल बात हम लोग मान लेते हैं क्यूए जो है हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर है, जो हीट एब्जॉर्ब किया। क्यूसी जो है रिजेक्टेड हीट है, कोल्ड रिजर्वायर का हीट। ठीक है, नेट हीट की बात करेंगे तो क्या होगा, Q इक्वल टू QH माइनस QC। अगर मॉड में लिखा तो ऐसा, अदरवाइज आपको यहाँ पे प्लस लगाना होता। मॉड में नहीं लिखोगे, मॉड में इसलिए कभी कभी प्लस लिया, कभी माइनस लिया, तो आप लोग नेट हीट की बात करोगे तो मॉड में लिखोगे तो ये। अगर मॉड में नहीं लिखते ना तो इसको सीधा ऐसा लिखते, QH प्लस QC। कोई दिक्कत की बात नहीं थी, समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लॉ तो आपको याद होगा। फर्स्ट लॉ में जिसको क्या लिखे थे हम लोग, हीट इक्वल टू डेल्टा U प्लस W।
मतलब यहाँ पे फर्स्ट लॉ के हिसाब से जो वर्क डन का वैल्यू है वो इसके बराबर ही होता है। देखो ये खुद ही वर्क डन है, क्योंकि हम लोग क्या चाहेंगे कि जितना ज्यादा हीट दूं मैं उतना ज्यादा वर्क डन में वो कन्वर्ट हो 100% का, तभी तो हम लोग अच्छा इंजन बोलेंगे। मैंने जितना हीट दिया उसको पूरे को वर्क डन में कन्वर्ट ही नहीं किया तो बेकार है, समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पूरी की पूरी हीट को कहाँ कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे? वर्क डन में, समझ में आ रहा है क्या? अब वही वर्क डन और जो मैंने हीट इसको दिया, समझ में आ रहा है क्या? जो भी मैं इसको हीट दूंगा तो हीट कहाँ से दूंगा? मैं हॉट रिजर्वायर से। इसका सिंबल ईटा होता है, सिंबल क्या होता है इसका? ईटा। और इसका फॉर्मूला होता है W/QH। फॉर्मूला क्या होता है? W/QH। W मतलब क्या? वर्क डन है, ठीक है। और QH क्या है? हमारा हॉट रिजर्वायर का हीट है, हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर। इसको आप चाहोगे तो और मॉडिफाई कर सकते थे, इस W का हटा के दोनों में से कौन सा वाला भी लिखो, कौन सा वाला भी चल जाए, इसलिए को ये लिखा QH प्लस QC/QH। तो आंसर को इसको डिवाइड किया तो ऐसा आएगा ना, QH/QH प्लस QC/QH। तो इसको हम लोग कट करके 1 प्लस QC/QH भी लिख सकते हैं, ईटा का वैल्यू। समझ में आ रहेगा? ये डिवाइड करके लिख रहे हैं मतलब ऐसा, और नहीं तो वो परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे रहने दो, ठीक है। उतना डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ये मॉड वाला नहीं लिया तो, और मॉड वाला लिया तो आपको दूसरा आपको मालूम है, मॉड वाला लेते तो ये वाला वैल्यू लिखते, हम लोग बिना मॉड वाला लिए थे तो ये लिए थे, ठीक है। तो ईटा का ये फॉर्मूला है। तो जब दो लोग डिवाइड होते हैं, अच्छा इसका ऐसा यूनिट कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वर्क डन का यूनिट विद जूल, हीट का यूनिट विद जूल, तो ऐसा यूनिट नहीं होता है, डायमेंशन नहीं होता है। इसका डेफिनेशन देखो क्या लिखा हूं, द थर्मल इफिशियंसी ऑफ अ हीट इंजन इज द रेशियो ऑफ, दो लोग डिवाइड होते हैं तो क्या बोलते हैं? रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द वर्किंग सब्सटेंस टू द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय इट। कितना वर्क डन किया वर्किंग सब्सटेंस ने और कितने हीट को एब्जॉर्ब किया, इन दोनों का रेशियो हमारा क्या आएगा? थर्मल इफिशियंसी। देख लो आगे बढ़ेंगे, देखो, ठीक है। देखो हीट इंजन ऑफ द साइकिल एंड द पीवी डायग्राम, इसकी बात करेंगे तो समझो ये बच्चा टेक्स्ट बुक से आपको डेफिनेशन लिखना है, और सेम टू सेम लिखने की जरूरत भी नहीं है, आपको डायग्राम है, आपको ये डायग्राम इतना बनाने आना चाहिए और कहानी बना के लिखने आना चाहिए। देखो हम लोग यहाँ पे अलग अलग पॉइंट दे दिए A B C D। हम लोग हमारे साइकिल की स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? A पॉइंट से। अब ध्यान से आप लोग A पॉइंट पे देखो, तो A पॉइंट से जब B पे जा रहा है तो इसके लिए कंडीशन में क्या हो रहा है? जो भी हमारा सिस्टम है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब मैं उस सिस्टम को हीट दे रहा हूँ, समझ में क्या? तो सिस्टम मेरा हीट एब्जॉर्ब करेगा, जैसे जैसे एब्जॉर्ब करेगा उसका प्रेशर वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए कहाँ जा रहा है? ऊपर। एरो ध्यान से देखो, हीट एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्ब करते करते प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ते हुए कहाँ चलेगा? बी पॉइंट पे। अच्छा अब बी पॉइंट पे जाने के बाद प्रेशर ज्यादा हो गया तो कहीं ना कहीं जब पिस्टन आएगा पिस्टन पे प्रेशर लगेगा, अब पिस्टन धीरे धीरे एक्सपांड होना स्टार्ट करेगा, मतलब यहाँ पे पिस्टन हमारा वर्क डन करेगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय द गैस, अब गैस हमारा क्या कर रहा है? वर्क डन। और वर्क डन करते करते इसका वॉल्यूम देखो इंक्रीज हो रहा है, पहले वॉल्यूम इतना ही था ना, वॉल्यूम यहाँ पे मान लो 1 2 3 कुछ भी वैल्यू होगी यहाँ पे, अब वॉल्यूम देखो यहाँ से बढ़ते जा रहा है आगे, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीज। राइट साइड में आने का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज, ऊपर जाने का मतलब प्रेशर का इंक्रीज होना, नीचे आने का मतलब प्रेशर डिक्रीज होना, ठीक है, ये चीज होता है। राइट साइड में जा रहा है मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज, मतलब मेरा गैस जो है वो वर्क डन कर रहा है। अब इंक्रीज होते 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 गया ऊपर, अब उसके बाद जो ऊपर हो गया, जैसे कुकर का एग्जांपल सिटी बजता है, सिटी गया स्लो मोशन, देखो सिटी गया ऊपर, अब वो अपना प्रेशर हीट रिजेक्ट करेगा, सिटी बजेगा, अपना हीट रिजेक्ट कर रहा है, हीट रिजेक्शन किया तो सी से कहां पे आ गया? वो डी पॉइंट पे। सी से डी में क्या हो रहा है? अपने हीट को रिजेक्ट कर रहा है, जैसे जैसे हीट रिजेक्ट करेगा, सिटी जैसे सिटी बचती है तो प्रेशर कम ना होता है, तो धीरे धीरे उसका प्रेशर क्या हो गया? कम। वापस डी पॉइंट से अब वापस उसको हीट मिल रही है तो हम लोग उस पर वर्क डन कर रहे हैं ना, हीट दे रहे मतलब क्या? हम लोग उसके पिस्टन पे वर्क डन कर रहे हैं, तो वर्क डन ऑन द गैस, गैस डन पे हमने वर्क डन किया, तो वर्क डन करते करते धीरे धीरे उसका वापस वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा। ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलते रहता है, ये आपको कहानी बना के सेम टू सेम ऐसा लिखना रहता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, देख लो इसको थोड़ा सा। देखो अगला टॉपिक हमारा रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर को रिवर्स हीट इंजन भी बोलते हैं। रिवर्स हीट इंजन इसलिए क्योंकि ये उल्टा काम करता है। अब तक जितने भी लोग थे सब लोग क्या करते थे, मतलब इंजन जो था वो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता था, ये क्या करता है? वर्क को हीट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसको रिवर्स हीट इंजन भी बोला जाता है, समझ में आएगा। अब इसके अंदर पहले थोड़ा सा वर्किंग हम लोग देखेंगे। अच्छा
रेफ्रिजरेशन का सिंपल मतलब होता है आर्टिफिशियल कूलिंग। क्या होता है? आर्टिफिशियल कूलिंग मतलब देखो हमारे नेचर में कूलिंग हमको ऑटोमेटिक मिलता है, लेकिन हमने एसी लगा लिया, फ्रिज लगा लिया, तो कहीं ना कहीं वो आर्टिफिशियल कूलिंग हमको प्रोवाइड कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो जो आर्टिफिशियल कूलिंग वाला जो प्रोसेस है वो किसमें आएगा? रेफ्रिजरेशन में। किसमें आएगा? रेफ्रिजरेशन। डेफिनेशन लिखूंगा, आप लोग वहां देख लेना साथ में। अब मैं यहाँ पे इसके डायग्राम को समझाना चाहूंगा। तो हमने एक फ्रिज का एग्जाम्पल ले रहे हैं। रेफ्रिजरेटर मतलब क्या? फ्रिज की बात होती है ना। रेफ्रिजरेटर मतलब क्या? फ्रिज है, ठीक है। उसके बाद एसी भी आएगा। अब फ्रिज के अंदर थोड़ा डायग्राम और अच्छा हो सकता था, आप लोग बुक में से बनाना। ये जो ब्लू वाला बनाया है ये कोल्ड रीजन है, और जो रेड कलर का जो बनाने की कोशिश किया हूँ, प्योर रेड दिखाई नहीं देता वीडियो में, इसलिए हमने थोड़ा सा ब्लैकिश रेड यूज किया है। तो ये जो है वो हॉट रीजन है, ठीक है। हॉट रीजन इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो भी चीज रहेगा वो गर्म रहता है। कोल्ड रीजन क्योंकि इसके अंदर ठंडा रहता है। अब देखो ये फ्रिज के अंदर का कंपार्टमेंट है और ये फ्रिज के बाहर कंपार्टमेंट है, और ये दोनों के बीच की बाउंड्री है। बाउंड्री के बीच में एक है एक्सपांशन वॉल्व और एक है कंप्रेसर। सबका वर्किंग आपको बताऊंगा, ध्यान से अच्छे से बस देखते रहना है। देखो हम लोग स्टार्ट कहां से करते हैं? एक्सपांशन वॉल्व से। स्टार्ट कहां से करते हैं? एक्सपांशन वॉल्व। एक्सपांशन वॉल्व के पास गैस होता है, और वो गैस धीरे धीरे क्या करता है, यहाँ पे इनसाइड द फ्रिज, जो आपका रेफ्री क्या बोलते हैं, फ्रीजर, ठीक है, फ्रिज के अंदर का पार्ट, उसके अंदर ये लगा होता है। वो क्या करता है? लिक्विड, इसके पास रहता है लिक्विड है, उस लिक्विड को फोर्सफुली एक्सपांशन करता है। तो आप लोग को एडियाबैटिक प्रोसेस के टाइम बताया था कंक्लूजन में कि जब भी एक्सपांशन होगा तो उसका टेम्परेचर कम होगा। तो ये गैस को यहाँ पे जो लिक्विड थी वो यहाँ पे उसको गैस में कन्वर्ट करता है, मतलब एक्सपांड होता है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम। टेम्परेचर कम की बात समझ में आ रहा है कि गैस यहाँ पे एक्सपांड हो रहा है, एक्सपांड होते ही टेम्परेचर होता है कम। अच्छा, फिर ये गैस तो ठंडा था, तो गैस गर्म कहाँ से हो जा रहा है? गैस कुछ देर में गर्म हो जाता है। गर्म क्यों हो जाता है? तो जो आपने फ्रिज में जो एप्पल रखा है, फ्रूट्स रखा है, जो भी आपने वेजिटेबल्स रखे हैं, वह सब तो गर्म था ना। ये उस गर्म वाले ऑब्जेक्ट की हीट को एब्जॉर्ब करेगा ये गैस। गैस क्या करेगा? आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर का, उसके हीट को एब्जॉर्ब करके अब ये गर्म हो जाएगा। अब ये गर्म हो जाएगा तो कहां पे लेके जाएगा? तो हीट वो बाहर लेके जाएगा कंप्रेसर के पास। अब मुझे बताइए, कोल्ड रीजन है, कोल्ड रीजन से मुझे हीट को निकालना, हॉट रीजन में भेजना, खुद से जाएगा क्या? उल्टा हॉट रीजन का हीट कोल्ड रीजन में आ जाएगा ना। फ्रिज से ठंडा ठंडा है फ्रिज अंदर, उसके अंदर से कुछ गर्मी है, उसको मुझे बाहर फेंकना है। ये बाहर अपने ऑटोमेटिक होगा क्या? नहीं होता है। ऑटोमेटिक कैसे होगा? क्योंकि देखो कोल्ड रीजन है, कोल्ड रीजन में हॉटनेस है, तो उल्टा बाहर की गर्मी अंदर आ जाएगी, फ्रिज खोल दिया तो। समझ आ रहा है क्या? उल्टा मुझे गर्म ठंडा है और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट का गर्म ऑब्जेक्ट है, मतलब गर्म हीट है, उसको मुझे बाहर फेंकना है। तो ये खुद से नहीं होता है, इसमें हम लोग डिवाइस लगाते हैं। वो डिवाइस है हमारा कंप्रेसर। वो डिवाइस क्या है इसमें? कंप्रेसर। कंप्रेसर इस गैस को फोर्सफुली कंप्रेस करेगा। गैस को क्या करेगा? कंप्रेस। अच्छा, जैसे कंप्रेशन होगा तो हीट क्या हो जाएगा? और ज्यादा, और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो लिक्विड जाता है हमारे हॉट एवोपरेटर, मतलब कंडेंसर कॉइल, एवोपरेटर नहीं, कंडेंसर कॉइल में। अब कंडेंसर कॉइल जो होता है वो फ्रिज के बाहर होता है, एल्यूमिनियम कॉपर का बना होता है। अब कॉपर का बना होने की वजह से जब वो हॉट लिक्विड इससे से पास होता है तो ये तो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होता है, उसकी हीट कहाँ ट्रांसफर होती है? इन्वायरमेंट में, और फिर वो लिक्विड आगे जाता है यहाँ तक, फिर वो एक्सपांशन, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है। यही है वर्किंग रेफ्रिजरेटर का। समझ में आ रहा है क्या? ये चीज आपको इतना ध्यान रखना है। यहाँ से एक्सपांशन किया, ठंडा हुआ गैस, गैस ने गैस कुछ देर में गर्म हो जाएगा। गर्म क्यों हो जाएगा? कि हीट को एब्जॉर्ब किया, ऑब्जेक्ट जो भी रखे थे। अब जो गैस गर्म हो गया, गैस को कहाँ भेजाएगा? कंप्रेसर के पास। कंप्रेसर उसको कंप्रेस करके उसको लिक्विड बनाएगा और कहाँ भेज देगा? बाहर, हमारे फ्रिज के अंदर से बाहर। बाहर जो पाइप लगा होता है बाहर फ्रिज से पीछे, उसमें जाएगा। वो जो पाइप है कॉपर एल्यूमिनियम का, कॉपर का जो बना हुआ है, वो क्या करेगा? उसके अंदर से लिक्विड जब पास होता जाएगा, ये जितना ज्यादा बाहर रहेगा उतना अच्छी बात है ना। बाहर रहेगा तो धीरे धीरे इन्वायरमेंट में उसकी हीट चली जाएगी और ठंडा हो जाएगा। इसलिए फ्रिज जब चलेगा पीछे हाथ लगाता है वो गर्म फील होता है। समझ में आ रहेगा? तो यही काम इसका कंटिन्यूसली चलता रहता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता है। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट डेफिनेशन लिखेंगे, फटाफट ध्यान दे रहे होगे। मैं डायग्राम थोड़ा रफ कर ले रहा हूं, आप लोग बुक में बनाना अच्छे से, स्टेटमेंट लिखने वाला हूं। चलो आ जाओ। रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल कूलिंग, आर्टिफिशियल कूलिंग। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके अंदर होता क्या क्या? ये उसका वर्किंग सिंपल में देखेगा।
चलो बस हम लोग रेफ्रिजरेटर के बारे में लिखते हैं। क्या क्या होता है इसके अंदर? इट कंसिस्ट ऑफ कंप्रेसर। क्या क्या होता है इसके पास? कंप्रेसर होता है, एक्सपांशन वाल्व होता है, एक्सपांशन वाल्व, और क्या देखा था हमने? एवापोरेटर कॉइल देखा था, एवापोरेटर कॉइल, और क्या देखा था? कंडेंसर कॉइल, कंप्रेसर। कंप्रेसर तो लिख दिया हम लोग। कंप्रेसर, एक्सपांशन, चार लोग का मेन रोल इसमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब इसका स्टेप हम लोग वर्किंग लिखते हैं। वर्किंग स्टेप नंबर 1, पहला वर्क क्या होगा? द फ्लूइड passes through a nozzle, passes through a nozzle, जो पास हो रहा है, एंड प्रेशर एरिया। फ्लूइड जो है कहां से पास हो रहा है? नोजल से पास हो रहा है। आप लोग बच्चे सुन के लिखो ना प्लीज, ठीक है? रिक्वेस्ट, टाइम बचेगा हमारा थोड़ा सा, आप ही लोग का टाइम बचेगा, ठीक है? इसके लिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा सुन के लिख लेना है। देखो हमारे पास वर्क पेपर टेक्स्ट बुक में भी है, अच्छा है, 3 पार्ट्स है इसमें, वही टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा लिखते जाऊंगा तो, ठीक है? आपको कोई स्टेटमेंट सुनना है। स्टेप नंबर 1, द फ्लूइड पासेस थ्रू द नोजल एंड एक्सपांड इनटू द लोअर प्रेशर एरिया। तो ना नोजल लोअर प्रेशर एरिया, अंदर वाला पार्ट एक्सपांड हो गया, ठीक है? अब एक्सपांड होने से क्या होगा? गैस कूल डाउन होगा, बस इतना ही लिखना है। आगे अगला स्टेप नंबर 2, द कूल गैस इज इन द थर्मल कॉन्टैक्ट विद द इनर कंपार्टमेंट ऑफ द फ्रिज। जो गैस ठंडा हो गया था वो थर्मल कांटेक्ट में है, जो भी फ्रिज के अंदर ऑब्जेक्ट्स रखे हुए उसके गर्म ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है। इट हीट अप, और वो गैस क्या होगा? गर्म हो जाएगा। एज इट क्यों गर्म हो जाएगा? एज हीट इज ट्रांसफर टू इट फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द फ्रिज। फ्रिज के कंटेंट की वजह से हीट इसमें ट्रांसफर होता है, इसलिए गैस हमारा गर्म हो गया। स्टेप नंबर 3, द गैस इज ट्रांसफर टू द कंप्रेसर। अब गैस कहां भेज दिया हमने? कंप्रेसर, विच डूज वर्क इन दिस प्रोसेस। Next, step number 4, the hot liquid passes through the coil on the outside of the fridge and heat is transferred to the atmosphere. बस इतना प्रोसेस आपको लिखना होता है, मतलब जो बताया वही चीज है, तो आप लोग का सिंपल कहानी बना के भी लिख सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट आएंगे इसके अंदर, ठीक है? देखो अगला है परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर का डायग्राम, एनर्जी फ्लो डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखो। ये था हमारा हॉट रिजर्वायर, ठीक है? ये था हमारा कोल्ड रिजर्वायर, पिछली बार से उल्टा रहेगा यहाँ पे है काम, रिजर्वायर। अब इसके पिछली बार क्या होता है? यहाँ से हीट नीचे जाता था और ये वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा था। इस बार हम लोग वर्क डन कर रहे हैं इसके ऊपर, हम लोग इंजन पे वर्क डन कर रहे हैं और यहाँ से हीट खींच रहे हैं कोल्ड रिजर्वायर से। कहाँ पे भेज रहे हैं हम लोग? हॉट रिजर्वायर में। तो ये एनर्जी फ्लो डायग्राम को ध्यान से अच्छे से बनाना रहेगा। देखो हम लोग वर्क डन कर रहे हैं इसके ऊपर, पिछली बार उसका वर्क डन ऐसा बाहर हो रहा था ना, इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार क्या हो रहा है? हम लोग इसके ऊपर वर्क डन कर रहे हैं और कोल्ड रिजर्वायर से हीट को खींच के कहाँ भेज रहे हैं हम लोग? हॉट रिजर्वायर में। और उन दोनों का क्यूसी क्यूएच हमने लिख दिया। और इसका बात करेंगे हम लोग तो डेफिनेशन देखो, क्यूसी अपॉन क्यूएच का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? क्यूसी अपॉन क्यूएच। क्यूसी क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर, और डब्ल्यू क्या है? वर्क डन बाय द गैस। इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा? के मतलब परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? दोनों डिवाइडेड, तो रेशियो, the ratio of heat absorbed by the working substance and the work done by the gas is called performance of refrigerator। ये हो जाता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तब हमारा आता है सेकंड लॉ। तब हम लोग किस पे जंप कर रहे हैं? सेकंड लॉ के ऊपर। तो सेकंड लॉ आ जाता है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो अगला आता है आपका ये, इसके बाद एसी भी था। एसी का भी सेम कहानी है, जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, आप लोग बुक से देख के लिखोगे, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। और उसी का उल्टा भाई होता है हीट पंप, उसकी कहानी भी सेम है। बस हीट पंप में क्या होगा? जो एवापोरेटर कॉइल हमारे फ्रिज के अंदर था, वो एवापोरेटर कॉइल इस बार बाहर हो जाएगा, और जो कंडेंसर कॉइल जो बाहर था वो फ्रिज के अंदर हो जाएगा। बस इतने का फर्क रहेगा हीट पंप में। हीट पंप मतलब उल्टा, जो अंदर रहता है ना हमारे घर के अंदर एसी का बड़ा कंपार्टमेंट, वो बाहर कर देंगे, बाहर वाला अंदर, ठीक है? इतना काम होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आने से पहले हमको लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ पढ़ना होगा कि पहले लॉ की लिमिटेशन क्या थे। देखो पहले लॉ का लिमिटेशन पॉइंट नंबर 1, इसने क्या बोला कि जो हीट हम लोग देते हैं, जो भी हम लोग हीट देते हैं, वो 100% हीट को मैं वर्क डन में कन्वर्ट कर सकता हूं। मतलब मेरी पूरी इफिशियंसी 100% हो सकती है। फर्स्ट लॉ बोल रहा है, कौन बोल रहा है?
फर्स्ट लॉ, हमारे पास जितना भी हीट अवेलेबल है उस पूरे को हम लोग कहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क डन के अंदर। लेकिन ये रियली प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ हीट तो भाई इन्वायरमेंट वेस्ट होगा ही ना, पूरा का पूरा हीट कहाँ पे वर्क डन कन्वर्ट, अरे भाई इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट हीट तो एब्सॉर्ब करेगा ही। और क्या है हमारे पास, पहले हाँ वो वाला कि हीट जो था हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर खुद से जा सकता है, और इसका उल्टा लोअर टेम्परेचर से हायर भी खुद से जा सकता है। ज्यादा से कम की तरफ जाना तो पॉसिबल है, लेकिन कम से ज्यादा की तरफ जाना कहाँ पॉसिबल है, तो ये भी कहीं ना कहीं किस में आ गया, लिमिटेशन पे। आपको टेक्स्ट बुक निकालना है, टेक्स्ट बुक में आपको टिक करवाऊंगा। लास्ट टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपको स्टर्लिंग साइकिल आपको थोड़ा सा बुक से देख लेना, नॉर्मल छोटा सा टॉपिक है, वो देख लोगे, इससे काम हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा एग्जाम के लिए उतना बेस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं रह रहा है, ठीक है। आप लोग स्टर्लिंग साइकिल और क्या एक और साइकिल है, स्टर्लिंग हो गया और कार्नोट साइकिल, ये दो साइकिल आपको थोड़ा सा देख लेना है, इंजन है, ठीक है। देखो हम लोग लिमिटेशन पे देख रहे, पहला आप लोग पेज नंबर 102 निकालोगे, उसका सेकंड पैराग्राफ में नहीं रहेगा, ठीक है। सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का देखो नीचे दिखेगा आपको, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ब्लू कलर में, अब उसका पहला स्टेटमेंट आपको देख लेना है, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ का पॉइंट ए करके लिखा है, देखो उसमें कहां से लिखेगा, सेकंड लाइन से। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट में ऑन इट ओन मतलब खुद से फ्लो फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट द हायर टेम्परेचर टू वन एट द लोअर टेम्परेचर, ठीक है। हायर से लोअर टेम्परेचर खुद से जा सकता है, एंड इट ऑल्सो ऑन इट ओन खुद से फ्लो फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट लोअर टेम्परेचर टू वन एट हायर टेम्परेचर, मतलब लोअर से हायर भी खुद से जा सकता है, ऐसा फर्स्ट लॉ बोल रहा है, ठीक है। और उसके बाद सीधा आ जाओगे, फिर एक दो लाइन के बाद एट अ हायर टेम्परेचर, हाँ वी नो दैट है ना, वी नो दैट को कट करके लिखोगे, बट वी नो दैट को कट करके क्या लिखना है हमको, बट प्रैक्टिकली heat cannot flow from an object at lower temperature to another at higher temperature। प्रैक्टिकली लोअर से, अरे भाई जहाँ ठंडा है वहां से हीट हॉटर की तरफ कहाँ से जाएगा भाई, हॉटर से लोअर आ सकता है, लोअर से हॉटर कहाँ जा सकता है, तो ये लिमिटेशन में आ गया। सेकंड पॉइंट बी वाला देखो अगले पैराग्राफ में, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ वी कुड कन्वर्ट ऑल द 100% ऑफ हीट अवेलेबल टू अस इनटू द वर्क, मतलब हमारे पास जितना भी हीट है 100% को हम लोग वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ बोलता है। अगेन वही चीज, अगेन वी नो दैट, देखो लास्ट में लिखा है अगेन वी नो दैट, अगेन बट वहां लिख देना, वी नो दैट मत लिखना, बट लिखना, बट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये दो लिमिटेशन आता है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, और यही दोनों लिमिटेशन का सेकंड लॉ बनेगा, वो स्टेटमेंट दे देगा और सेकंड लॉ हमारा हो जाएगा पूरा। अब सेकंड लॉ के अंदर दो स्टेटमेंट है, एक केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है जिसको इंजन लॉ भी बोलते हैं, इंजन स्टेटमेंट बोलते हैं, और दूसरा है क्लॉसियस स्टेटमेंट जिसमें रेफ्रिजरेटर लॉ या रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट बोलते हैं। तो आपको ये सेकंड लॉ आएगा तो दोनों हेडिंग देख के अच्छे से लिखना है, और यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ हीट इंजन बोलेगा, सेकंड लॉ ऑफ रेफ्रिजरेटर बोलेगा, तो आपको ध्यान से रखना रहेगा। अच्छा, सेकंड लॉ ऑफ हीट इंजन अलग होगा, सेकंड लॉ ऑफ रेफ्रिजरेटर अलग होगा, सेकंड लॉ ऑफ कार्नोट साइकिल भी आएगा अभी, वो भी बताऊंगा अभी, तो वो भी अलग होगा। टेक्स्ट बुक में आ जाना है आपको 102 पे, ये राइट साइड में नीचे, राइट साइड में नीचे से तीसरी लाइन, फोर्थ लाइन से टिक करो। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट एन अमाउंट ऑफ हीट QH फ्रॉम अ हॉट रिजर्वायर, ये इम्पॉसिबल है कि मैं हॉट रिजर्वायर से पूरा हीट निकाला एंड यूज इट ऑल टू डू वर्क, और उस पूरे को वर्क डन में कन्वर्ट कर लिया, ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड लॉ बोल रहा है सम अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी एग्जॉस्टेड, कहां पे आ गया मैं, हाँ, सम अमाउंट ऑफ हीट QC मस्ट बी एग्जॉस्टेड टू द कोल्ड रिजर्वायर, कुछ ना कुछ हीट कोल्ड रिजर्वायर में जाएगा ही जाएगा। दिस प्रोहिबिट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ परफेक्ट हीट इंजन, और उसको और क्या क्या बोलते हैं आपको लिख लेना रहेगा। फिर उसी अब एनर्जी फ्लो डायग्राम बना दोगे उसका, अब उसी पेज पे नीचे आ जाओगे 103 पे, सबसे लास्ट को इटैलिक फॉन्ट में दिया है। मैं कौन सा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, प्रोसेस स्टेटमेंट, रेफ्रिजरेटर लॉ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हीट टू फ्लो फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू वार्मर बॉडी, ये हीट के लिए पॉसिबल नहीं है कि कोल्ड बॉडी से कहां जाए, वार्मर बॉडी मतलब गर्म बॉडी की तरफ, विदाउट एनी वर्क हैविंग बीन डन, बिना कोई बाहर से काम किए, टू अकम्प्लिश दिस फ्लो, ये फ्लो को कंप्लीट करने के लिए बिना बाहर से कोई काम किए ये पॉसिबल नहीं है। समझ आ रहा है, ये चीज हमारा सेकंड लॉ में आएगा, और आपको स्टेटमेंट देख लेना है। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका कार्नोट साइकिल और कार्नोट रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहला सा टेक्स्ट बुक निकाल लेना है, आपको अच्छे से रीड करोगे आपको ग्राफ दिखाई देगा, देखो पेज नंबर 104 पे
ग्राफ दिख रहा है आपको ABCD, तो ABCD आपको जो दिखता है ना ग्राफ, बस वही चीज कहानी पूरी थ्योरी बना के लिखने का। उसका पॉइंट भी यहाँ तक कि आपको बहुत अच्छे से लिखा है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट को बना के लिखा हुआ है। तो आप लोग इसको तो अच्छे से देख लोगे। आपको ये बस फॉर्मूला तो ऐसे याद रखना है, न्यूमेरिकल में काम आएगा ये। इसका नाम क्या है, याद करो ना, ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस था ना, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कार्नोट इंजन। इंजन की बात करेंगे तो ये लिखेंगे, यही उसके लिए था। बस यहाँ पे आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना रहेगा। इसमें TC क्या रहेगा, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर, और TH क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर। तो ये चीज आपको इसमें लिखना रहता है। ये ईटा का फॉर्मूला ये इंजन के लिए था, ठीक है, मतलब नॉर्मल इंजन के लिए, ये कार्नोट के लिए ऐसा स्पेशल फॉर्मूला। वैसे ही परफॉर्मेंस जो था हमारे पास, ठीक है, थर्मल इफिशियंसी जिसको बोले थे, इसका सिंबल हम लोग के लिखे थे। उसका फॉर्मूला हम लोग कार्नोट इंजन के लिए क्या लिखते हैं, TC अपॉन TH माइनस TC, ठीक है। TC क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर, और TH क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कार्नोट साइकिल का, ये थोड़ा सा आपको बस देख लेना है। ये पेज नंबर आपको निकालना रहेगा इसके लिए 105 पे। बस इतना ही है, लास्ट टॉपिक बता रहा हूँ ये, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड द कार्नोट साइकिल। देखो स्टेटमेंट क्या लिखा है, द कार्नोट इंजन इज द मोस्ट इफिशिएंट हीट इंजन। कार्नोट इंजन जो होता है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला हीट इंजन होता है। एंड ऑल्सो ऑल कार्नोट इंजन ऑपरेट बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर, और जितने भी कार्नोट इंजन है दो सेम टेम्परेचर पे ऑपरेट होते हैं। हैव द सेम इफिशियंसी, जिसकी इफिशियंसी भी क्या होती है, सेम, इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस का मतलब ये वर्किंग सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। वर्किंग सब्सटेंस क्या आप दे रहे हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसको हाइपोथेटिकल हीट इंजन बोलते हैं, क्योंकि रियल में ये सब बना अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। तो ये स्टेटमेंट सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स का कार्नोट साइकिल का आएगा, तो ये लिखना रहेगा, ठीक है। उसी का आपको वेरी शॉर्टकट में आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट करके दिया है, बस इतना चीज। और स्टर्लिंग साइकिल आपको थोड़ा सा देख लेना है, ABCD वाला पैराग्राफ है, रीड करोगे बना के आप लोग आसानी से लिख सकते हो। समझ में आ रहा है क्या, तो यही था हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। मैं बहुत फास्ट में लिया, बहुत सारे कुछ टॉपिक्स आपको नहीं किस में रिकवर किया है, जो आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग करके रिकवरिंग करना होगा। 3 चैप्टर था, उतना लिखने में टाइम वेस्ट होता, ठीक है। तो आपको ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है, जो बच गया आपको थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कर लेना है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में।